नमस्कार, सुबह के 10 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का। इस वक्त सबसे पहली तस्वीर हम आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिखाएंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव है। आपको बता दें कि मोबाइल वैन का ये उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाना है। आपको विजय सिन्हा डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं। अब पशुओं को इलाज के लिए भटकने की जरूरत नहीं। मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन को हरी झंडी अब से थोड़ी ही देर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाएंगे। देखिए, उनका स्वागत किया जा रहा है, पौधा देकर अभिवादन किया जा रहा है और अब से थोड़ी ही देर में पशु चिकित्सा इकाइयों को ये 534 मोबाइल पशु वैन दिया जाएगा, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो पशुओं की इलाज को लेकर। और इसीलिए ये सुविधा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दी जा रही है। अब घर पर ही पशुओं का इलाज होगा। ये वैन वहां तक पहुंचेंगी और वहां जाकर इलाज कर पाएंगे। मोबाइल वैन होगी जो जगह जगह पर घूम सकते हैं। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में ये हरी झंडी है। आपको बगल में ललन सिंह भी नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी वहां पर मौजूद हैं। और ये सभी मिलकर इस वक्त इस मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। रेणु देवी भी आपको नजर आ रही होंगी और ये तस्वीरें हम आप तक लगातार लाइव पहुंचा रहे हैं। अब घर पर ही पशुओं का इलाज होगा। 534 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का उद्घाटन किया जा रहा है और हरी झंडी दिखाकर। ये देखिए, पहली वैन की तस्वीर, बिल्कुल सज धज कर ये वैन तैयार है और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा भी आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस नई शुरुआत को हरी झंडी दिखा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पशुओं को इलाज कराने के लिए कहीं भटकना ना पड़े, ये खास ख्याल बिहार सरकार की तरफ से रखा गया है। मोबाइल पशु चिकित्सालय ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। 534 वैनों को रवाना किया जाएगा। अब घर पर ही ये इलाज पशुओं का संभव है। और देखिए, एक एक कर ये सारी वैन आपको हमारी टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। मोबाइल पशु चिकित्सालय का उद्घाटन और हरी झंडी दिखाकर कैसे उसे रवाना किया गया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इस वैन का निरीक्षण भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। आप दूसरी तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि कैसे अंदर में क्या कुछ है, कैसी सुविधाएं दी गई है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इस वैन में, उसका निरीक्षण खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और उसके बाद इस वैन को रवाना किया गया है, उसे हरी झंडी दिखाई गई है। तस्वीरें इस वक्त राजधानी पटना से आपको लाइव दिखा रहे हैं। मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन को हरी झंडी दिखाई गई है, यानी कि अगर आप अपने पशुओं को लेकर परेशान हैं, उससे किसी तरह की गंभीर बीमारी होती है तो उसे लेकर इंसानों की तरह ही भटकना पड़ता है, कहीं अस्पताल ले जाना पड़ता है। लेकिन अब आपको सुविधा मिलेगी, आपको इस वैन की सुविधा मिलेगी जो आपके घर तक जाएगी। आप वहां कॉल कर इस वैन को बुला सकते हैं और उसके बाद इस वैन में ही बिठाकर अपने पशु का इलाज भी करा सकते हैं। तो घर पर पशुओं का इलाज इसके जरिए होगा और इसी को रवाना किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और साथ ही साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आपको नजर आ रहे होंगे, ललन सिंह आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये बहुत ही खास तस्वीर है और एक कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से निर्माण कार्य पर तो ध्यान दिया ही जा रहा है। साथ ही साथ बिहार में विकास और कैसे किया जाए, किस किस दिशा में किया जाए, किस किस दशा में किया जाए, उसकी भी कोशिश लगातार बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है। और उसी कोशिश के तहत, उसी प्रयास के तहत मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन को आज हरी झंडी दिखाई गई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। तो अब घर पर ही पशुओं का इलाज संभव है। बहुत सारी परेशानियां आती है और ऐसे में पशुओं का इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पाता। ऐसे में ये बहुत ही अच्छी पहल और सुखद पहल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, सरकार की तरफ से ये वैन आप लगातार देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बिहार के मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इन मोबाइल वैनों को रवाना किया है और इसकी सुविधा जल्द ही आम लोगों तक पहुंच जाएगी। जल्द से जल्द ये इसका इस्तेमाल आपकी तरफ से किया जा सकता है। तो अब घर पर ही पशुओं का इलाज संभव है और ये बहुत ही सुखद तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कैसे उत्साह के साथ उन्होंने इस मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन का जायजा भी लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी सौगात मिली है। आज मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन को हरी झंडी दिखाई गई है। बिहार के पशुपालकों को इलाज के लिए इधर उधर अब भटकने की जरूरत है ही नहीं। आप सरकार की इस सुविधा का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं।
उनके दरवाजे पर ही ये सुविधा उन्हें मुहैया कराई जाएगी। जो पशुपालक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पशुओं का पालन करते हैं। अगर हम गाय की बात कर लें या किसी भी तरह के पशु की बात कर लें, अगर आप पशुपालन में से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी तस्वीर है। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। घर बैठे एक कॉल पर ये मोबाइल वाहन चिकित्सा आपके घर तक पहुंचेगी और इसमें बैठाकर आप अपने पशुओं का इलाज करा सकते हैं। जिले के हर एक प्रखंड में ये वाहन होगा और इस गाड़ी में एक पशु चिकित्सक भी होंगे, यानी कि ना सिर्फ ये वाहन आप तक पहुंचाए जाएंगे ताकि आप चिकित्सालय पहुंच सके या डॉक्टर के पास पहुंच सके, बल्कि इसमें एक डॉक्टर भी मौजूद होंगे जो आपकी पशु की रक्षा करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। एक सहायक और चालक मौजूद रहेंगे, यानी कि उस गाड़ी को चलाने वाले सहायक भी मौजूद रहेंगे, चालक भी मौजूद रहेंगे। और ये गाड़ी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक पशुपालकों को सुविधा देगी, उनकी सेवा कराएगी। गाड़ी हर एक दिन 2 गांव में जाएगी और आपात स्थिति में पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर मदद मांग सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाढ़ को सीएम नीतीश कुमार आज बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बेलछी प्रखंड और अंचल ऑफिस सह आवासीय भवन का सीएम सोमवार को उद्घाटन करेंगे। सीएम हेलीकॉप्टर से बख्तियारपुर पहुंचेंगे, जहां वो बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन रेलवे ब्रिज कार्य का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद सीएम अथमल गोला के करजान ताजपुर सेतु निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। बेलछी में सीएम 20 करोड़ 45 लाख की लागत से बने ऑफिस का उद्घाटन करेंगे और मोकामा के हाथीदह में गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन का जायजा लेने के बाद मराठी पीएचसी के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर से पटना लौट जाएंगे। एक जगह एक ही कार्यालय में जो इस क्षेत्र के जनता आएंगे उनका सारा कार्य होगा, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और इनका माननीय मुख्यमंत्री जी का ये तो कर्मस्थल रहा है। वार्ड लोकसभा के अंतर्गत जो बेलछी ब्लॉक आता है वो कर्मस्थल रहा है, तो हम भी तो क्षेत्रीय हैं, तो हमारे लिए भी हर्ष की बात है, खुशी की बात है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री की जितनी भी सराहना की जाए और वो कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ इस क्षेत्र मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, जो यहाँ नेशनल 2 कार्यक्रम चल रहा है। एक 6 लेन सड़क का निर्माण और 2 लेन रेलवे लाइन का निर्माण, गंगा में ब्रिज बन रहा है। वो मुख्यमंत्री उसकी अवलोकन करेंगे कि वह अद्यतन आज किस स्थिति में है, कब तक वह बिहार सरकार को हैंड ओवर करेगा, इसकी गति को देखने के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने आरक्षण के सवाल पर लालू प्रसाद को घेरा और कहा कि लालू प्रसाद अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए व्याकुल हैं। सांसद ने कहा कि लालू प्रसाद सिर्फ वोट के लिए जाति और आरक्षण का खेल खेल रहे हैं, जबकि बिहार की जनता सब कुछ जानती है। लालू प्रसाद के शासनकाल को जनता अभी भूली नहीं है। उनको गरीब के उत्थान से कोई लेना देना नहीं, स्वयं और परिवार के उत्थान के लिए ही ये पूरी जिंदगी कट गई, आधा अंदर आधा बाहर। अब अंतिम मौका उनको लग रहा है कि हम अपने पुत्र को किसी तरह से मुख्यमंत्री बना लें, और ये वही विषमता पैदा करना चाह रहे हैं जो अपने कालखंड में किया। लेकिन लोग जागृत हैं। बिहार में आप देख ही रहे हैं कि जो गत लोकसभा चुनाव हुए, इतना दुष्प्रचार और कुप्रचार, सामाजिक उथल पुथल करने का जो सुनियोजित रचना रचे, उसके बावजूद भी एनडीए को 30 सीट यहाँ 40 में आए। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पटना सिटी में चेन स्नैचिंग के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 3 बाइक सवार अपराधियों ने पहले चेन स्नैचिंग की कोशिश की और जब वो इसका विरोध करने लगे तो बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। चौक थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में लगातार जुटी हुई है। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रेस्टोरेंट के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम मुन्ना शर्मा था, जिन्हें आपराधिक तत्वों द्वारा जख्मी कर दिया गया है और जिन्हें उनके परिजन अस्पताल ले गए, जहां उनके इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है तथा अन्य
तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है। घटना के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर राजधानी पटना से आपको बताएं, जहां बेउर जेल में जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की, जिसमें कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। पुलिस ने लोहे का सरिया, रस्सी और अन्य कई चीजें बरामद की। सूत्रों के अनुसार करीब छापेमारी में कैदियों से हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने सभी हाई सिक्योरिटी वार्ड की तलाशी ली। बेउर जेल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर शातिर लगातार अंदर बंद कैदियों तक लगातार मोबाइल समेत अन्य आपत्तिजनक सामान पहुंचा रहे हैं। और इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीते 2.5 महीनों में जेल में 4 बार छापेमारी हुई और इसमें 11 मोबाइल समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। छापेमारी कर बरामद सामान की जब्ती सूचना बिना जेल प्रशासन की खानापूर्ति करती है। छापेमारी में मोबाइल ही नहीं बल्कि चार्जर, चाकू, सिम कार्ड, खैनी, गांजा, लाइटर, सिगरेट, बीड़ी, गुल और गुटखा टेस्टर समेत अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद हो चुके हैं। कैदियों तक मोबाइल पहुंचने के कारण अंदर से ही कई लूटकांड और हत्या की साजिश रची जा चुकी है, जिसका पटना पुलिस समेत अन्य जिलों और राज्यों की पुलिस ने भी खुलासा कर दिया है। दरअसल कैदियों से मिलने वाली मुलाकाती से लेकर पीएमसीएच में पेशी के दौरान कैदियों को काफी सुरक्षा घेरे में रखा जाता है। इसके बावजूद भी लगातार जेल के अंदर से आपत्तिजनक सामान मिलना सुरक्षा में सेंध को दर्शाता है। कैदियों से मिलने वाले हर एक मुलाकाती की जांच बेउर जेल प्रशासन कड़ाई से करता है। वहीं पीएमसीएच में इलाज या फिर कोर्ट में पेशी के दौरान हर वक्त पुलिसकर्मी रहते हैं, तो आखिर हर बार मोबाइल समेत अन्य सामान जेल के अंदर कैदी के वार्ड तक कैसे पहुंचता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़े बेउर जेल में एक बार फिर से छापेमारी हुई है और छापेमारी के दौरान अलग अलग वार्डों से कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जैसे लोहे का सरिया, रस्सी और दूसरी चीजें बरामद की गई हैं। दरअसल बेउर जेल की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर शातिर लगातार अंदर बंद कैदियों तक मोबाइल समेत कई आपत्तिजनक सामान पहुंचा रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2.5 महीने में जेल के अंदर 4 बार छापेमारी हुई और 11 मोबाइल समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। छापेमारी कर बरामद सामान की जब्त सूची बनाकर जेल प्रशासन खानापूर्ति तो जरूर करता है, लेकिन इसके बावजूद जेल के अंदर से चार्जर, चाकू, सिम कार्ड, खैनी, गांजा, लाइटर, सिगरेट और कई दूसरी चीजें बरामद होती रही हैं। कैदियों तक मोबाइल पहुंचने के कारण अंदर से ही कई लूटकांड और हत्या की साजिश रची जा चुकी है, जिसका खुलासा पटना पुलिस समेत दूसरे जिलों और कई राज्यों की पुलिस ने किया है। दरअसल कैदियों से मिलने वाले मुलाकाती से लेकर पीएमसीएच और पेशी के दौरान कैदियों को काफी सुरक्षा घेरे में रखा जाता है। इसके बावजूद भी लगातार जेल के अंदर से आपत्तिजनक सामान मिलना सुरक्षा में सेंध को दर्शाता है। तो सवाल यही है कि आखिर हर बार मोबाइल समेत जो दूसरे सामान हैं वो जेल के अंदर कैदियों के पास कैसे पहुंच जाता है। पिछले 19 जुलाई, 22 जुलाई, 24 जुलाई और 7 सितंबर 4 बार जेल के अंदर छापेमारी की गई है और इसके बावजूद जेल के अंदर से आपत्तिजनक सामान मिलना वाकई में कई सवाल खड़े करता है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच बेतिया से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां एक बहुत बड़ा नाव हादसा हो गया है। यात्रियों से भरी नाव अचानक ही पलट गई। नाव पर सवार यात्रियों में करीब 15 स्कूली शिक्षक सवार थे, जो नदी के पार स्थित स्कूल जा रहे थे। बेतिया के बैरिया में पटजीरवा घाट पर नाव पलटने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने डूबते शिक्षकों को बचाकर बाहर निकाला। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बड़ी खबर बेतिया से आपको बता रहे हैं, शिक्षकों से भरी नाव गंडक नदी में पलट गई। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही राजधानी पटना में जब इस तरह का हादसा हुआ, उसके बाद से स्कूलों को बंद रखा गया था ताकि शिक्षकों को आवागमन में दिक्कत ना हो जब तक कि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन एक बार फिर से जब स्कूलों का संचालन शुरू हुआ, शिक्षकों की मजबूरी है कि वो स्कूल जाएंगे और वहां बच्चों को शिक्षित करेंगे। और इसी सिलसिले में जो उनके आवागमन का रास्ता है वो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है। 15 शिक्षक इस नाव पर सवार थे जो बैठकर स्कूल जा रहे थे, अपनी ड्यूटी करने जा रहे थे। और देखिए एक बार फिर से वही हादसा हुआ। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस बार किसी की जान नहीं गई है, बल्कि किसी को किसी तरह की हताहत नहीं पहुंची। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही डराने वाली हैं, सचेत करने वाली हैं, सतर्क करने वाली है कि इस तरह के हादसे बार बार आखिर क्यों हो रहे हैं।
पटजिरवा घाट पर शिक्षकों से भरी नाव पलटी है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से नाव हादसा के बाद यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है और करीब 15 से अधिक शिक्षक उस नाव पर सवार थे जो दियरा के विभिन्न स्कूलों तक जा रहे थे। इनके पास स्कूल समय से पहुंचने की मजबूरी है, चूंकि ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने हैं तो तमाम तरह की परेशानियां हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं और खास पर जिस तरह से महिला शिक्षकों से सवार या नाव थी, कैसे हादसा हुआ था पूरा? ये क्या है कि हम लोग ऐसे कुछ शिक्षक तो 7 बजे ही आ गए थे, क्योंकि हर दिन का जो रूटीन है यहाँ से जाने का कम से कम 3 घंटा लगता है। तो सुबह उठ करके हम लोग 6 बजे 7 बजे पहुँचते हैं, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। उसके बाद आने के बाद 2 घंटा 1 घंटा नाव का इंतजार करना पड़ता है। कोई नाव की सुविधा नहीं है, जबकि ऊपर से आदेश है नाव देना है, लेकिन कोई नहीं है। लाइफ जैकेट भी नहीं है, तो पर्सनल मैंने खरीद करके पहना था। इत्तेफाक है कि आज पहना हुआ था और किसी तरीके से मैं बच गया। लोग नाव में बैठे थे स्कूल जाने के लिए, दूसरी नाव से हमारी नाव टकरा गई और हम लोग सब डूब गए थे। फिर गांव वाले हम लोग को आके हाथ देके या फिर वो लोग भी नीचे जाके हम लोग को कैसे भी करके बचाया। आप लोग को लाइफ जैकेट सरकार का स्तर से नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। हम लोग विद्यालय जा रहे थे, उसी क्रम में सारे टीचर बैठे हुए थे नाव पर। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे आगे नाव बढ़ी तो नाव में टकराई और अचानक हम लोग का नाव पलट गया और सारे टीचर डूब गए। और स्थिति ऐसा था कि कोई बचने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जो लोग थे उन लोग के द्वारा हम लोग का हाथ खींचकर या बांस दिए लोग पकड़ के हम लोग बाहर आए। कितने शिक्षक तक करीब उसमें? लगभग ज्यादा थे, 17, 18, 19 थे टीचर। देखिए, विद्यालय जाना तो जरूरी है क्योंकि बच्चों का एजुकेशन खराब होगा। सरकार सुविधा दे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में रही बात नदी पार करने के लिए, 6 किलोमीटर का क्षेत्र है। हमें लग रहा है कि आज़ादी से अभी तक का उस क्षेत्र में ऊपर तो रोड बना है, लेकिन नदी के बीच वाला जो एरिया है उसमें रोड नहीं बना है। इतना पाकि में हम लोग 10-10 का रोज पर डे विद्यालय जाते हैं। तो निश्चित तौर पर पटना में हुए नाव हादसे के बाद सरकार ने तमाम आदेश जरूर जारी किया था। तमाम डीएम को आदेश दिए गए थे, गाइडलाइन दिए गए थे और वैसे ही इलाकों के शिक्षकों का डिप्टेशन का भी आदेश जारी हुआ था। लेकिन पश्चिम चंपारण की बात करें तो तमाम आदेश अभी तक कागजों में आगे नहीं बढ़े हैं और जिस तरह से इस तरह यह हादसा सामने आया है तो देखना होगा कि जिला प्रशासन की टीम आगे क्या फैसला ले पाती है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बेतिया, पश्चिम चंपारण। और इसी बीच राजधानी पटना से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पटना में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। रविवार को पटना में डेंगू के 27 नए मरीज मिले। भूतनाथ इलाका हॉटस्पॉट बन चुका है और एक ही परिवार के 6 लोगों को भर्ती किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां पर डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 27 नए मरीज राजधानी पटना में फिर से डेंगू के मिले हैं। भूतनाथ इलाका डेंगू का हॉटस्पॉट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 6 लोगों को डेंगू हुआ है और उन्हें इलाजरत रखा गया है, अस्पताल में भर्ती किया गया है। और बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले अब विभाग के अपर सचिव या इसके ऊपर रैंक के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। आपको बता दें कि डीआईजी रैंक के नीचे के अधिकारी किसी संदिग्ध लोक सेवक पर आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज नहीं करा सकेंगे। पूरी खबर पर निगरानी विभाग से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जो कार्रवाई होगी उसमें केंद्रीय कार्मिक निदेशालय का जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो सरकारी भ्रष्ट लोक सेवक होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के पहले विभाग के अवर सचिव या उसके ऊपर रैंक के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। साथ ही डीआईजी रैंक से नीचे के अधिकारी किसी संदिग्ध लोक सेवक पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत आय से अधिक संपत्ति का केस अब दर्ज नहीं करा सकेंगे। केस दर्ज करने की अनुमति डीआईजी रैंक तक के अधिकारी ही निर्धारित फॉर्मेट में भर कर लेंगे। अलग अलग रैंक के अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अगला मुकदमा चलाने के लिए डीआईजी रैंक से ऊपर रैंक के यानी डीजीपी या समकक्ष के अधिकारियों की श्रेणी जिम्मेवारी जो है वो सौंपी गई है उनको। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।